वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशुतोष मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय आबू रोड से। जैसा कि हमने पिछले वाला टॉपिक पढ़ा था, राज्य प्रशासन का विकास और महत्व, ये विषय बीए सेकेंड ईयर लोक प्रशासन के एक पेपर का एक विषय है। और इसमें मैंने आपको जो चीज पढ़ाई थी, एक बार हम उसको ब्रीफ कर लेते हैं। आप स्लाइड में देखिए। आपको बताया गया कि राज्य किसे कहते हैं, राज्य और प्रांत में क्या अंतर है, राज्य प्रशासन किसे कहते हैं। उसके बाद में राज्य प्रशासन का प्राचीन और मध्यकाल में किस प्रकार धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट हुआ है, और सल्तनत काल, मुगल काल से होते हुए ब्रिटिश काल का अध्ययन। अब हम यहाँ पे ब्रिटिश काल का अध्ययन करेंगे कि प्राचीन काल, मध्यकाल, सल्तनत काल, मुगल काल, यहाँ तक राज्य प्रशासन का विकास किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से राज्य की शासन व्यवस्था संचालित होती थी, और ब्रिटिश काल में ये व्यवस्था किस प्रकार संचालित होती थी। विद्यार्थियों, सही मायने में देखा जाए तो आज का जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था का ही विस्तृत रूप है। आज उसमें सिर्फ परिष्करण ही हुए हैं, कोई नई व्यवस्था, बहुत परिवर्तित कोई नई व्यवस्था हमारे सामने नहीं आ पाई है। ब्रिटिश काल के राज्य प्रशासन को हम लोग परिपक्वता के स्तर का काल मान सकते हैं। वहीं से हम भारत के राज्य प्रशासन के शुरुआत को हमको वहीं से मानना चाहिए। ब्रिटिश अंग्रेज भारत में कब आए थे? तो 1600 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों ने प्रवेश किया था। रियासतें यहाँ पर लगभग, ये आपको याद होना चाहिए, लगभग यहाँ पे 400 रियासतें यहाँ पे थी। और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जब बादशाह की शक्ति कमजोर हुई तो छोटे छोटे सूबे स्वतंत्र राज्य बनने लगे। आंतरिक विद्रोह, एकता की कमी को देख करके ब्रिटिश व्यापारियों को भारत का शासक बनने में बड़ी आसानी हुई। प्लासी का युद्ध 1757 और 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद में यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट लगभग स्थापित, भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे स्थापित हो जाती है। और पहला व्यापारिक जो अपना वो सेंटर खोलते हैं, वो खोलते हैं सूरत के अंदर। उसके बाद भारत की भौगोलिक परिस्थितियों से भली भांति परिचित होते रहते हैं। अंग्रेज देखते हैं कि बंबई, कलकत्ता, मद्रास बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शहर हैं, तो वो धीरे धीरे सूरत से निकल करके यहाँ भी अपने पैर पसारते हैं। इन नगरों में कंपनी का प्रशासन कौन संभालता है? तो इन नगरों में कंपनी का प्रशासन एक प्रेसिडेंट संभालता है, और प्रेसिडेंट के अंडर में कुछ लोगों की, 10 या 20 लोगों की, 5 लोगों की एक परिषद होती है, काउंसिल होती है। उसके माध्यम से वहां का, इन शहरों का रूलिंग की जाती है। अतः ये प्रेसिडेंसियां, इनको प्रेसिडेंसी कहते थे, यही प्रेसिडेंसियां, जैसे मैंने कहा मद्रास, बंबई, कलकत्ता, यही प्रेसिडेंसियां आगे चल के राज्य प्रशासन की आधारशिला रखती है। यानी कि ये देखा जाए तो इनको, आज का जैसे आज महाराष्ट्र है, तो उस जमाने में बंबई प्रेसिडेंसी थी, तो बंबई प्रेसिडेंसी को महाराष्ट्र का हम नींव मान सकते हैं। समझने के तौर पर आप इस बात को आप समझ सकते हैं। अब ब्रिटिश काल में राज्य प्रशासन के विकास की अपनी एक श्रृंखला है, पूरी एक सीरीज है, एक क्रमबद्ध इसका अध्ययन है। ब्रिटिश काल के अंदर चार्टर, एक्ट, अधिनियम, इनके माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे शासित करती थी, अपने आदेशों की पालना करवाती थी। इसमें कुछ मुख्य जो चार्टर हैं उसको हम यहाँ पर ब्रीफ करेंगे। जैसे 1726 का चार्टर, इसके माध्यम से कलकत्ता, बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों के गवर्नर और उसकी परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो अब प्रश्न उठता है कि इससे पहले कानून कौन बनाता था? इससे पहले कानून बनाने की शक्ति इंग्लैंड में निदेशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास थी। 1726 के चार्टर की यह मुख्य विशेषता है कि यहाँ के गवर्नर जनरल को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, और पूर्व में जो इंग्लैंड स्थित निदेशक मंडल के पास जो पावर थी उसको समाप्त कर दिया गया। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 64 के बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में घटना घटित होती है। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवान बना दिया जाता है। किसको बना दिया जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसके द्वारा बना दिया जाता है? उस वक्त मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा। मुगल बादशाह शाह आलम बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी शक्तियां किसको सौंपता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना पैर पसार रही है,
ब्रिटिश हुकूमत अपना पैर पसार रही है, और यहीं पर प्रशासन भी उनका विकसित हो रहा है, और राज्य प्रशासन की नींव भी धीरे धीरे आप देखना सामने स्पष्ट हो जाएगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जब दीवानी अधिकार दिया गया तो उसका परिणाम क्या होगा कि कंपनी को रेवेन्यू कलेक्शन करने का और दीवानी न्याय करने का वैधानिक अधिकार मिल गया। ये बहुत बड़ी पावर उनको शाह आलम मुगल बादशाह ने दी। इसके बाद 1717 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके माध्यम से सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत माना जा सकता है। लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए 1773 का जो अधिनियम था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से भारत की शासन व्यवस्था सुनियोजित रूप लेती है। किस प्रकार से? जैसे इस एक्ट के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई, और बंगाल के गवर्नर के अंडर में मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियां भी अधीन कर दी गई। यानी कि बंगाल का बॉस हो गया और मद्रास और बंबई उनके अधीन में स्थापित कर दिया गया। 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, और इस प्रकार कलकत्ता की स्थिति संघीय सरकार के समान हो गई, और अन्य बंबई और मद्रास की स्थिति राज्यों के समान हो गई। इसके बाद में 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसको हम देख सकते हैं। इसमें क्या हुआ था? बंगाल की सरकार को बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बना। अब देखो बंगाल के गवर्नर जनरल की पावर किस प्रकार से बढ़ रही है। अब बंगाल के गवर्नर जनरल के पास में मद्रास और बंबई के अलावा बंबई और मद्रास के अलावा बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने की शक्ति उनके पास आ गई। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या होता है? पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पे अभी तक यहाँ पे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन कर रही थी, जिसमें व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यकलापों को पृथक कर दिया गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक कंपनी थी, भारत में आकर वो शासन व्यवस्था में करने लगी। तो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से उसका जो पॉलिटिकल वर्क है उसको और बिजनेस वर्क है उसको दोनों को पृथक कर दिया गया, तथा निदेशक मंडल के अतिरिक्त बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी स्थापित कर दिया। इसके मेंबर ब्रिटेन के राजा से द्वारा अपॉइंट होने लगे, और 18 से 13 के राजलेख में यह प्रावधान कर दिया गया कि भारत में कोई भी ब्रिटिश व्यक्ति व्यापार कर सकता है, और कंपनी का जो एकाधिकार था भारत के ऊपर वो समाप्त हो गया। अब भारत पूरे ब्रिटेन के किसी भी नागरिक के लिए, अन्य कंपनियों के लिए द्वार खुल चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे एकाधिकार समाप्त हो चुका था। सन 1833 के राजलेख उसको देखते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल था वो अब बंगाल का गवर्नर जनरल न होकर के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। मद्रास तथा बंबई की परिषदों के कानून बनाने के अधिकार पर पाबंदी लगा दी गई। अब 1853 का अधिनियम को देखें तो 1853 का अधिनियम बहुत कई बार प्रश्न आता है कि भारत के लिए विधानमंडल की स्थापना का उपबंध किया गया, जिसमें 12 सदस्यों को रखा गया था। इसी 53 का विधानमंडल। अब इसके बाद में अगला अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि थोड़ा विस्तृत है। उसके बाद में राज्यों का पुनर्गठन, स्वतंत्रता पश्चात भारत में राज्य प्रशासन, और उसके बाद में राज्यों का पुनर्गठन, फिर हम राजस्थान पे आएंगे, तब जाकर के ये विषय हमारा पूर्ण हो पाएगा। थैंक यू।